गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम तिलक तनवर है और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे कार्यक्रम इंस्पायरिंग इंडियंस में। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम लोग आप लोगों की मुलाकात ऐसे लोगों से कराते हैं जिन्होंने अपने हौसले से, अपने जज्बे से, अपनी मेहनत से फर्श से अर्श तक का सफ़र तय किया है। और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो है मिस्टर पावेल गर्ग जी। ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, सोशल वर्कर है, आध्यात्मिकता के तौर पे जाने जाते हैं, रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं। अगर आप शॉर्टकट में कहें तो ये बिजनेस से ज़्यादा जो दूसरे काम हैं, आप अध्यात्म की बात कीजिए, सोशल वर्क की काम की बात कीजिए, उन क्षेत्रों के लिए जाने जाते हैं। आमतौर पे हमें ऐसे बिजनेसमैन कम मिलते हैं जो इस तरह के क्षेत्रों में भी हाथ आजमाते हैं। अगर इनकी जर्नी की बात की जाए तो 58 रुपये प्रति सैलरी के हिसाब से इनके पिताजी कभी कमाई करते थे। और आज की अगर हम लोग बात करें तो 80 करोड़ से ज़्यादा इनका कमाई रहती है। तो आइए आप बात करते हैं मिस्टर पावेल गर्ग जी से। वैसे मैं इनकी अगर कंपनी का नाम बताऊं तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, कोम्बाइटिक ग्लोबल कैपलेट्स। सर, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू। मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ आपके साथ बातचीत करता हुआ कारण क्या है, हम लोग जब किसी का इंटरव्यू करते हैं तो एक शख्सियत में एक ही मिलता है। हमें बिजनेसमैन पता है तो हमें पता है कि वो बिजनेसमैन है। कोई ऐसा, अगर हमें आध्यात्मिक किसी आदमी से बात करनी है तो हमें पता है कि वो अध्यात्म से बात करनी है, या सोशल वर्क करते हैं सोशल वर्क। एक पर्सनैलिटी में इतनी सारी चीज़ें, ये कैसे सर? मुझे अपनी थोड़ी जर्नी के बारे में बताइए, अब इस बात के बारे में बताइए कि ये कैसे सब कुछ है। नहीं, जर्नी तो देखो, सब उम्र हो गई तो अलग अलग वक्त पे अलग अलग चीज़ें की, तो उसमें धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता गया। कभी कहीं अध्यात्म की बात करें तो कभी मौका लगा अध्यात्म पे ध्यान दे लिया, तो वो उस तरह से लाइफ चलती गई और हमें लाइफ ने जो काम दिया हम करते गए। सर, मैं आपकी कुछ देख रहा था पीछे कहानी, ये 58 रुपये सैलरी से यहाँ तक का, ये क्या है? एक बार इसके बारे में देखिए, मैं तो इसके लिए सिर्फ गॉड का ही धन्यवाद कर सकता हूँ। जब मैं पैदा हुआ, जिस वक्त मेरे पिताजी फ़ौज में एक सिंपल सिपाही की नौकरी करते थे, तब उस टाइम मुझे बताया जाता कि उनकी तनख्वाह 58 रुपये महीना होती थी। और हमने बचपन देखा है, जब मेरी माताजी हमारे कपड़े सिलवाती थी तो कपड़ों में दर्जी को बताया जाता था कि भाई मार्जिन रख लेना, ये बड़ी तेज़ी से बढ़ता है, तो इसके वाला शर्ट को खुलवा के अगले सीज़न तक इसको चलाना है। जूते खरीदती थी तो 2 उंगली डाल के देखती थी कि इसका पैर बड़ी तेज़ी से बढ़ता है, तो जो है वो जूता जल्दी ख़राब ना हो जाए। तो वो समय देखा, फिर किस्मत चलाती गई। हमने तो इतना किया कि जो कर्म ऊपर वाला देता गया हम करते गए, ईमानदारी से करते गए। बाकी तो वक्त है, वक्त ने अपने आप ही हमारा सारा काम करा दिया। सर, ये आपकी सादगी है कि इतनी आसानी से आपने इतने सरल शब्दों में कह दिया है कि पिताजी इस लेवल पर थे और आपने परमात्मा को सारा श्रेय दे दिया। मैं सैल्यूट करता हूँ आपकी पर्सनैलिटी को। अगर हम लोग फार्मा बिजनेस की बात करें, आप एक फार्मा किंग के रूप में जाने जाते हैं और कई देशों में आपकी एक्सपोर्ट होता है, आपका जो मैन्युफैक्चरिंग यहाँ यूनिट बनाई हुई है। तो इस बिजनेस में बेसिकली किस तरह से आए और किस तरह से इसको टर्नओवर हमने दिया है? जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, सब कुछ भगवान के हाथ में। मेरे पिताजी कम पढ़े लिखे थे, इसलिए फ़ौज में गए। फ़ौज में लकीली एक यूनिट होता है, उसको बोलते हैं आर्मी मेडिकल कॉर्प्स, AMC। वो वहाँ पोस्ट हो गए। उसमें AMC में काम करते उनको दवाइयों का जो है ज्ञान हो गया। जब वो लखनऊ पोस्ट हुए तो उन्होंने फ़ौज छोड़ दी, दवाइयों की दुकान कर ली। सब स्टार सा खेलता साहब। एक वक्त में हम यूपी के टॉप 5 काउंटर्स में से एक थे। उस टाइम भी 78-79 में 2 लाख रुपये रोज़ का सेल थी हमारी। उसके बाद उनको लगा कि एक फैक्ट्री जो है पूरा काम नहीं कंप्लीट कर पा रही, हमारे को माल सप्लाई नहीं दे पा रही, अपनी फैक्ट्री लगानी है। तो हम सोनीपत आ गए साहब, वहाँ फैक्ट्री लगा ली। वही ऊपर वाले का करम, वो चल गई, तो हम यहाँ बैठे हैं आज। और मैं कहीं पर पढ़ रहा था, बड़ा अजीब, अच्छा, इंटरेस्टिंग सा किस्सा है जो लादेन से रिलेटेड है। वो किस्सा क्या है सर? वो ऐसा है साहब कि हम लोग मेजर एक्सपोर्टर हैं अफगानिस्तान के। तो ओसामा बिन लादेन जी ने जो है आपका WTC, जी कह रहे हैं? जी कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए उनके एक्टिविटी से ज़्यादा वो जो उन्होंने समय दिया मुझे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उससे आपको समझ में आएगा कि उन्होंने वो टेररिस्ट अटैक किया अमेरिका में। अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई अफ़गानिस्तान में, खाली हो गया मैं, मेरी फैक्ट्री में एक भी रुपए का काम नहीं था। तो उस वजह से हम लोग के पास कोई काम नहीं था, उस टाइम बिल्कुल खाली सन्नाटा होता था फैक्ट्री में। तो हम लोगों ने विचार किया कि भाई लाइफ को कैसे सेटल करें, क्या करें।
तो आया कि जी तब तक हम लोग रात को लेट तक जागने वाले, सवेरे लेट उठने वाले लोग थे। विचार आया कि जी अब उगता हुआ सूरज देखा करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। तो मैं इसमें अध्यात्म से रिलेटेड जो काम था, मैंने 15 साल की एज में ओशो का संन्यास ले लिया था। वो संन्यास लेके उस टाइम भी मैंने मेडिटेशन में बहुत काम किया था। फिर बीच में बिजनेस में शादी हो गई तो पारिवारिक जीवन में बिजी हो गया था। फिर जब उसामा बिन लादेन साहब की वजह से मैं फ्री हुआ तो उस फ्री होने का मैंने फ़ायदा उठाया कि मेडिटेशन दोबारा से शुरू किया और मेडिटेशन में कई आयामों को टच किया मैंने। तो इसलिए मैं तो उनका धन्यवाद करूंगा फैक्चुअली, जबकि उनकी एक्टिविटी के सपोर्ट नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन उनको धन्यवाद इसलिए दूंगा कि वो 3-4 महीने बिल्कुल खाली थे हम। ऐसा अफगानिस्तान पे सैंक्शंस लगी हुई थी अमेरिका की कि एक भी पत्ता हम दवाई का नहीं बनाते थे, पूरी फैक्ट्री खाली थी, तो उसका उपयोग कर लिया। इसलिए उनको थैंक्स करो, उनकी एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं मैं। तो ये बीच में आपने कंपनी के नाम में कैप्लेट शब्द यूज किया। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैप्सूल एंड टैबलेट। हम कैप्सूल एंड टैबलेट बनाते हैं, कैप्सूल का आधा कैप ले लिया, टैबलेट का आधा लेट ले लिया, कैपलेट बन गया सब। अच्छा। और आप रियल एस्टेट का भी काम करते हैं, ये भी अगेन एक अलग से ही, फार्मा से लेकर आप रियल एस्टेट में आ गए, वो कैसे आना हुआ और उसमें क्या आपकी? देखिए साहब, फार्मा में पैसा कमाया तो एक दिन कुछ लोग मेरे पास आए जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट थे। एक मेरा दोस्त कंस्ट्रक्शन में एक्सपर्ट था, एक मेरा दोस्त मार्केटिंग में एक्सपर्ट है, था नहीं है, आज भी वर्किंग कर रहे हैं हम सारे मिलके। और उन्होंने प्रपोज किया कि जी कुछ मेरे लिए रोल डिसाइड किया गया कि ये काम मैंने करने हैं। उन्होंने मुझे पार्टनरशिप ऑफर की। हमने पार्टनरशिप में एक प्रोजेक्ट लगाया, बस एक कुछ विषयों पे मेरी गाइडेंस थी उनको। फिर हमने दूसरा लगाया, अब हम एक तीसरा प्रोजेक्ट भी ला रहे हैं जो अगले 3-4 महीने में ले आएंगे। तो वो गाइडेंस ये थी कि रेरा ये कहता है कि जो क्लाइंट से कलेक्शन आएगा उसका 70% बैंक में एस्क्रो अकाउंट में रखना, 30% आप निकाल सकते हो। मैंने नियम ये बनाया कि पहले 100 का 100% पैसा, हम प्रोजेक्ट का पैसा प्रोजेक्ट में रखेंगे। पहले हम क्लाइंट को डिलीवरी देंगे, उसके बाद अपना प्रॉफिट या अपना मूल निकालेंगे। इसे और पैसे बेशक हमारे को कम बचे, क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन करेंगे। इस विषय की वजह से ही हमारा तो माल बेचने में हमें दिक्कत नहीं आई, कंस्ट्रक्शन टाइम से कर रहे हैं। कोविड-1 आके चला गया, कोविड-2 आगे चला गया, लेकिन आज भी हमारी डिलीवरी लेट नहीं है। हमने जो कमिटमेंट दी है उस पे लोगों को फ्लैट्स दे रहे हैं। वे लोग अपना, आप फ्लैट लेते हो तो आप एक सपना खरीदते हो। सही बात है। मेरे कई रिश्तेदार हैं, क्योंकि हम गरीबी से आए, जिन्होंने एक फ्लैट बनाने में पूरी जिंदगी लगा दी। और किसी, हालांकि ये क्षेत्र भी ऐसा है कि ट्रस्ट बिल्डिंग बड़ी रहती है, मैं कह लोगों रहा हूं, को बिल्डर्स के ऊपर कई बार विश्वास नहीं आ पाता कि वो डिलीवर करेगा नहीं करेगा। हमारे सामने गाजियाबाद के कई प्रोजेक्ट की, नोएडा के कई प्रोजेक्ट की बात है, लोगों ने अपनी अपनी सारी जिंदगी का पैसा लगाया। तो किस तरह से वो ट्रस्ट को आप? नहीं, मैं जानता हूं इस बात को, लेकिन कोई भी बिल्डर घाटे में कंस्ट्रक्शन नहीं करता। मैं आपको आज बता रहा हूं, अगर कोई बिल्डर ये कहता कि मैंने घाटा खाया तो उससे बड़ा झूठा, उससे गलत आदमी कोई नहीं है। बिल्डर ने घाटा कहां खाया कि उसने क्लाइंट का, आपके फ्लैट का पैसा लिया, उससे आपका फ्लैट बनाने के बजाय उसने और जमीन खरीद ली कि एक और प्रोजेक्ट लाएगा। फिर उसने उसमें भी पैसे इकट्ठे किए, तीसरी जमीन खरीद ली कि मैं सारी दुनिया का प्रॉफिट अपने घर में ले जाऊंगा। फाइनली कोई कोविड जैसी चीज आ गई, कोई कॉन्टीजेंसी आई, उसमें वो बिल्डर तबाह हुए। तबाह भी नहीं हुए, उन्होंने नीयत खराब है और कुछ नहीं है। हम लोगों ने नियम बनाया कि हमारा पहला प्रोजेक्ट है और अभी भी हमारे को बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशंस नहीं थी कि हमें बहुत पैसा घर लेके जाना है, तो हम लोगों ने आज तक एक भी पैसा नहीं निकाला। जब हम प्रोजेक्ट पूरा का पूरा डिलीवर कर देंगे क्लाइंट्स को सेटिस्फैक्ट्री, उसके बाद अपने पैसे निकालेंगे। इसलिए हमने टाइम से दे रहे हैं। और हमारे को जो हमारे प्रोजेक्ट पे जाता है, हम लोगों को लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब कंस्ट्रक्शन की स्पीड को कम कर दीजिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन लिंक्ड EMI होती है। उन लोगों को जो है का जैसे ही एक स्लैब और डलती है फिर हम वो डिमांड दे देते हैं, तो डिमांड दे देते हैं। तो उन बेचारों को ये लगता है कि साहब हमारा एक्सपीरियंस तो और बिल्डर से ये है कि आप टाइम से बाद, लोग टाइम के बाद देते हैं, आप टाइम से पहले देने की बातें कर रहे हो, तो उनको किस्तें देने में दिक्कत आती है। लेकिन वो हमारी मजबूरी है कि हमने कमिट किया तो हम टाइम से देंगे। ये किस नाम से प्रोजेक्ट है सर आपका? साहब मैं न्यू चंडीगढ़ है, मुल्लापुर विलेज है मोहाली के अंदर, तो उसमें फ्लोरेंस पार्क के नाम से बना रहा हूँ। और एरो सिटी मोहाली के अंदर मैं ला पेरिशन के नाम से प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। बहुत बढ़िया। और अभी का आपने जैसे कोविड का जिक्र किया, तो कोविड का स्वाभाविक रूप से बड़ा मुश्किल दौर था और सभी ने अलग अलग तरह के स्ट्रगल उस टाइम में किए हैं। कोविड के दौरान आपकी कंपनी में भी कुछ एम्प्लॉयज जो है वो सफर हुए होंगे, तो उस सिचुएशन को आपने किस तरह से हैंडल किया? क्या उनकी मदद? देखिए, क्योंकि हम लोग फार्मास्यूटिकल में हैं,
एसेंशियल कमोडिटी में आते हैं। तो हम लोगों को जब लॉकडाउन लगा उसके 2 या 3 दिन के अंदर अंदर हम लोगों ने फैक्ट्री खोल दी थी। तो उस टाइम मैंने अपने सारे वर्कर स्टाफ को इकट्ठा किया और उनको एक ही फार्मूला दिया था कि कोविड आया है तो हम में से किसी को भी हो सकता है। मैंने सबको ये समझाया था कि हम इसको अछूत नहीं मानेंगे। अगर हम में से किसी को होगा तो बाकी सब लोग उसकी सपोर्ट में रहेंगे, चाहे वो उसकी खाने की सपोर्ट है, चाहे टेलीफोन पे बात करके उसका हालचाल पूछने की सपोर्ट है, चाहे उसको मेडिसिन बाजार से खरीद के ला के उसके घर तक देने की सपोर्ट है, चाहे उसका कुछ भी सपोर्ट करनी है। तो हम इस तरीके से कि कोविड तो पता नहीं क्या, हम उसकी मदद करेंगे तो हमें ना हो जाए, इससे डरने के बजाय हम सब एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। और हम सचमुच खड़े रहे। हमारे यहाँ क्योंकि हम दवाई वाले थे तो हमने कुछ प्रिकॉशंस भी ली। सरकार ने जो प्रिकॉशंस सजेस्ट की थी हमने ली। हमने जिंक की गोलियाँ खिलाई उनको, हमने विटामिन सी की गोलियाँ खिलाई, हमने विटामिन D3 का इंजेक्शन लगवाया उनको। उसके बाद पूरा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सिखाया कि जी कैसे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम करना है। और लकीली कोविड 1 एंड कोविड 2 के अंदर 800 में से हमारे यहाँ, मैं अगर गलती ना करूँ, मेरे को मिला के 10 या 12 लोग हैं जिनको कोविड हुआ। उसके अलावा मेरे यहाँ किसी को कोविड नहीं हुआ। और मैंने सुना आपके स्टाफ में 50% औरतें हैं। आप वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि एक मिसाल आपने कायम की है इस क्षेत्र में कि किस तरह से हम लोग महिलाओं को भी बराबरी का दर्जा दे सकते हैं। वो ख्याल किस तरह से? देखिए, ख्याल तो इस तरह से आया कि जब हमने फैक्ट्री लगाई तो शुरू में फीमेल वर्कर्स आ गई हमारे पास, क्योंकि सोनीपत में उस टाइम ज़्यादा बड़ी फैक्ट्री, सोनीपत हरियाणा से बिलोंग करता हूँ मैं, तो वहाँ पे ज़्यादा बड़ी फैक्ट्री थी नहीं, तो बहुत सारी फीमेल वर्कर्स आ गई। फिर हमने काम के एक्सपीरियंस के साथ देखा कि सच में, तंवर साहब हंसेंगे मेरी बात पे, कि फीमेल वर्कर आर मोर सिंसियर देन द मेल वर्कर्स। तो फिर हम लोगों ने उन्हीं को जो है प्रमोट करना शुरू किया और आज लकीली हमारे पास मोर देन 50% स्टाफ जो है वो फीमेल वर्कर्स का है। बहुत बढ़िया सर। और आप जब ये कोविड की बातें आपने बताई तो कुछ बातें आप खा गई जो कि मैं दर्शकों को बता देता हूँ। कोविड के दौरान जिन लोगों ने दूसरे लोगों की सहायता की, जिन लोगों ने अपने सोशल वर्क में बहुत बढ़ चढ़ कर भाग किया, उनके अगर हम लोग कुछ टॉप के लोगों में नाम ले तो एक नाम पावेल गर्ग का भी आता है। एक जगह पे ही मुझे लगता है 75 लाख के आसपास आपने डोनेशन दिया था। और इसके अलावा भी बहुत जगह पर जो प्रवासी मजदूर जिस तरह से विपत्ति में थे, उनको खाने का इंतजाम करना, उनके रहने का इंतजाम करना, वो सारी अपनी एक्टिविटी सर की है। ये आपकी हम्बलनेस है, आप बता नहीं रहे तो मुझे दर्शकों को बताना पड़ा। लेकिन इसके अलावा भी आप सोशल वर्क के बहुत सारे काम करते रहते हैं, उसके बारे में जरूर जानना चाहेंगे। कारण क्या है, जो दर्शक होते हैं, जो देख रहे हैं, वो एक प्रेरणा लेते हैं आप जैसे लोगों से, और जो आप लोग करते हैं वो उन लोगों को फॉलो करते हैं। तो अगर आप कोई अच्छी चीज़ कर रहे हैं तो वो भी कहेंगे कि हाँ यार, जब ये कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए, और इस समाज में एक पॉजिटिव माहौल बनता है। तो सोशल वर्क का थोड़ा सा मुझे आप अपना बताएंगे। देखिए, पहले तो मैं कोविड का बोल दूं। कोविड जब आया तो सच में इतने बुरे हालात थे कि मेरी खुद की भी गारंटी नहीं थी कि मैं इस दुनिया में रहूँगा या चला जाऊँगा। तो कोविड के अंदर जो कुछ भी मैंने किया मैं उसको रिकॉल नहीं करना चाहूँगा। इतना तकलीफ़ का समय था मेरे लिए या मेरे सारे मित्रों के लिए कि किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, किसी को बेड नहीं मिल पा रहा था। हम लोग अच्छे खासे रिसोर्सेज रखते हुए भी लोगों की बहुत मदद नहीं कर पा रहे थे। तो फाइनेंशियली कहीं अगर पीपी किट पहुंचाई या कोई थर्मल स्कैनर पहुंचाया तो मैं इसको रिकॉल नहीं करना चाहूँगा। इसके अलावा आपने कहा कि सोशल वर्क किया, तो मैं तो अपने सारे मित्रों से एक ही सवाल पूछता हूँ कि आपने पैसा कमाया, इसका पर्पस क्या है? आप पैसे को या तो इकट्ठा करते रहिए, बैंक अकाउंट में आ जाएगा, आपकी तिजोरी में आ जाएगा, और एंड ऑफ द डे आप अपने बच्चों को जो है वो सौंप के चले जाओगे, तो फिर क्यों मेहनत कर रहे हैं हम? तो अगर आपने कमाया है और उसमें से थोड़ा, मैं ये नहीं कहता कि आप सारा का सारा पैसा दे दें, बल्कि हमारे धर्म में कहते हैं कि कमाई का 10% दे दो, मैं वो भी नहीं दे पाता हूँ। लेकिन जहाँ तक संभव हो, जो ज़रूरतमंद है, नीडी है, अगर उसके लिए कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं, और करना चाहिए। मैं आपको ये रिकमेंड करना चाहूँगा। सर, आप फार्मा सेक्टर में हैं, आप रियल सेक्टर में हैं, मतलब इतने सारे काम आप कर रहे हैं, बस एक कसर रह गई, कभी फिल्मों में आजमाइश नहीं की? कभी फिल्में बनाने का ख्याल नहीं आया? देखिए साहब, मेरे दोस्त बहुत हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री में भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। कोई प्रोड्यूसर है, कोई डायरेक्टर है। हमारे एक मित्र हैं जो प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, उनका नाम नहीं लूँगा ड्यू टू सम रीजंस। तो उन्होंने मुझे कई बार अप्रोच किया कि यार हम मिल के जो है फिल्में बनाते हैं। तो इस विषय में मैं इतना ही कहना चाहूँगा साहब, इट्स अ वेरी टेक्निकल फील्ड। फिल्में देख के तो बड़ा आसान लगता है कि 3 घंटे में मूवी पूरी हो गई, लेकिन उसमें बहुत मेहनत का काम है।
तो वो मेरा काम है नहीं साहब, तो उसके अंदर मैं इंटरेस्ट नहीं लेना चाहूँगा कभी। बहुत बढ़िया सर। एक आखिरी क्वेश्चन और इसके बाद हम लोग अपना इंटरव्यू ख़त्म करेंगे, और बड़ा सेंसिटिव चीज़ है। आमतौर पे कहा जाता है कि जो बिजनेस कर रहा है वो पैसे की खनक को जानता है और वो अध्यात्म से बहुत दूर होता है, मगर आपके केस में आप जितने बिजनेस में उपलब्धि हासिल कर रहे हैं उतनी ही उपलब्धि आपने अध्यात्म में भी की है। मेडिटेशन में आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये कॉम्बिनेशन क्या है और मेडिटेशन आपके हिसाब से क्या है? देखिए, ये कॉम्बिनेशन तो किस्मत है कि मैंने पिछले जन्म में कोई मेडिटेशन पे काम किया होगा। तो मेरे पिताजी ओशो के सन्यासी हो गए। 13 वर्ष की आयु में मुझे ओशो का साहित्य समझ में आने लग गया, इंटरेस्ट आ गया मुझे, मैं पढ़ने लग गया। 14 वर्ष की आयु में मेरे पिताजी ने मुझे मेडिटेशन जो ओशो के सिखाए वो करने शुरू कर दिए। उस टाइम 14 से 18 तक तो मैं हार्डकोर ओशो के सन्यासी के रूप में रहा। पूरी माला डालता था, गेरुए वस्त्र डालता था और स्कूल जाता था। स्कूल में भी यही वस्त्र डालता था। फिर सोशल कंपल्शंस आई, बिजनेस में आ गया, मेरी मैरिज हो गई, तो मैं मेडिटेशन से दूर हो गया। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में इंटरव्यू के शुरू में बताया कि ओसामा बिन लादेन के टेररिस्ट अटैक की वजह से जो मैं फ्री हुआ तो फिर मैं दोबारा से मेडिटेशन पे काम किया। तो इसलिए मेडिटेशन में इंटरेस्ट तो मेरा पहले समय से है, बचपन से ही है। दूसरी चीज़, मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन का जब हम लोग टीवी पे बात करते हैं या अपने सोसाइटी में बात करते हैं तो हम मेडिटेशन को ये डिफरेंस नहीं कर पाते कि मेडिटेशन करना क्यों है। कुछ लोग हैं जो मेडिटेशन करना चाहते हैं सिर्फ मन की शांति के लिए कि जी मेडिटेशन करूं, मेरा मन शांत हो जाए। मेडिटेशन का दूसरा आयाम है जिसको आप लोग कहते हैं मोक्ष प्राप्त करना या बुद्धत्व प्राप्त करना। मुझे साहब अब तक कोई जीवन में मिला नहीं है जिसने ये कहा हो कि बुद्धत्व के मार्ग पे जाना चाहता है। मैं ओशो के साथ जुड़ा तो मैंने उस मार्ग पे कार्य किया कि बुद्धत्व कैसे पाया जा सकता है। मैंने पाया नहीं है, मैं कोई ऐसा क्लेमेंट नहीं हूँ, लेकिन उस मार्ग पे उनकी बताए हुए मेडिटेशन को करते हुए मैंने बहुत सारे अनुभवों से गुजरा। और मैं ये मान सकता हूँ कि मेडिटेशन के विषय में मैं एक आम इंसान से थोड़ा सा ज़्यादा जानता हूँ। ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि मैंने मेडिटेशन किया, एक एक चीज़ को अपने शरीर पर अनुभव किया, तो इसलिए थोड़ा सा अनुभव मुझे ज़्यादा है। बहुत बढ़िया सर। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि हम अपने इस कार्यक्रम में इंस्पायरिंग लोगों को बुलाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, और आप हकीकत में एक बहुत इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है। जिस तरह से कुछ रुपयों से लेकर आपने करोड़ों का कारोबार स्थापित किया है, सोशल वर्क और अध्यात्म में आप काम कर रहे हैं। तो हमारे दर्शकों को आप कोई अगर संदेश देना चाहे कामयाबी की, खासतौर पर बिजनेस में, तो वो क्या चीज़ आप सलाह देंगे कि उनको करनी चाहिए? किस वजह, कामयाबी का राज क्या होता है? देखिए साहब, कामयाबी का सबसे पहला राज है कि आपको प्रायोरिटीज़ डिसाइड करनी आनी चाहिए। जैसे मेरी प्रायोरिटी में नंबर 1 पे है मेरी हेल्थ। आप धन कमाने के चक्कर में अगर अपनी हेल्थ खराब कर लोगे तो उसका कोई फ़ायदा आपको मिलने वाला नहीं। दूसरी प्रायोरिटी पे सेकंड प्रायोरिटी पे है मेरी फैमिली, कि अगर आप पैसा कमाने के लिए अपनी फैमिली को समय नहीं देते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तीसरा का प्रायोरिटी है मेरी खुशी। अगर मैं शाम को घर पहुँच के खुश नहीं हूँ तो मेरा कमाया हुआ पैसा व्यर्थ है। अगर आप इन 3 चीज़ों पे सबसे पहले कंसंट्रेट करेंगे, और चौथा डेडिकेशन, कि अगर आपने जो काम पकड़ा है उसमें पूरा होमवर्क कीजिए, पूरा अपना काम पूरा दिल से कीजिए। जिस काम को आप कर रहे हैं पूरा 100% दीजिए अपना, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि आपको असफलता ना मिले और आप उस कार्य में खुश ना रहें। लेकिन अगर आपने सिर्फ सफलता पकड़ ली और पहले 3 फार्मूले भूल गए तो वो पैसों से भी आपको खुशी मिलने नहीं है, वो सिर्फ आपका बैंक अकाउंट ही बढ़ाएगा, आपको दे के कुछ नहीं जाएगा वो। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। आप आज हमारे साथ जुड़े और बड़ी अच्छी आपके साथ बात हुई है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। एक याद हमारे साथ जो आज के हमारे मेहमान थे वो थे पावेल गर्ग जी। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अलग अलग क्षेत्रों में वो उन्होंने एक बुलंदियां हर एक क्षेत्र में बुलंदी हासिल की है। मुझे एक शेर याद आता है सलीम साहब का कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, ज़मीं पर खड़ा हो क्या आसमान देखता है, और कनीज हो कोई या शहजादी हो कोई, जो इश्क करता है वो कब का खानदान देखता है। आप कोई भी काम कीजिए, अगर आप उसको इश्क के साथ करते हैं तो आप किसी भी फील्ड में उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं। पावेल गर्ग जी को इनकी उपलब्धियों के लिए राज्य स्तरीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे अवार्डों से नवाजा गया है। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने इनको सम्मानित किया है। इसी श्रेणी में 2022 के पद्मश्री के लिए भी इनका नामांकन हुआ है और सभी लोगों ने इनको बहुत अप्रिशिएट किया है।
मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इंटरव्यू से आपने बहुत सारी चीज़ें ग्रहण की होंगी और आप भी अपनी ज़िंदगी में हर एक क्षेत्र में, चाहे वो सोशल वर्क का हो, चाहे वो अध्यात्म का हो, चाहे वो बिजनेस का हो, आप उसे मोहब्बत करेंगे, प्यार करेंगे और एक नई ऊंचाइयों पर उसको लेकर जाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।